बोर्ड वगैरह प्रॉपर दिख रहा है आपको? हेलो हेलो। लास्ट क्लास में अपना क्वेश्चन था एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, n इज इक्वल टू 5 से जा रहा है ग्राउंड स्टेट पे, हाइड्रोजन एटम की बात है। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि कितनी एमिशन लाइन मिलेंगे स्पेक्ट्रम में। फॉर्मूला सीधे सीधे क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। आंसर तो 10 आ गया, पर हमें देखने भी आना चाहिए कि किस हिसाब से 10 लाइंस बनेंगी। तो देखते हैं कैसे हम लोग, अच्छा मैंने बना के रखा हुआ है, कैसे हम लोग बनाते हैं 10 लाइंस, है ना। देखो ध्यान से, एक तो आप 5 से 1 पे ला दो सीधे, फिर उसके बाद 4 से, फिर 3 से, फिर आपके बाद 2 से। ये चारों तो सबको समझ आ रही होगी, ये चार तो सब लोग बना ले रहे होंगे। कोई कुछ कह रहा है? क्या? हाँ वो सही नहीं है। हाँ देखो, ध्यान से देखो, ये तो 5 से 1 पे ले आए, है ना, ये वाली तो पक्की हो गई, ठीक। फिर उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को 5 से 4 पे लाए, मतलब ये वाला 5 से 4 पे लाए। तो जब 5 से 4 पे आएगा तो एक ट्रांजिशन होगा, तो एक लाइन मिलेगी। फिर उसके बाद 4 से 1 पे आ सकता है सीधे, फिर 4 से 1 पे आएगा तो ये तीसरी वाली मिल जाएगी। अगर इसको दूसरी काउंट कर लो तो ये तीसरी मिल जाएगी। एग्री कर रहे हैं? फिर उसके बाद कौन सी मिल सकती है अपने को, इसके बाद कौन सी मिल सकती है ये वाला ट्रांजिशन देख रहे हैं हम, कहाँ से ला रहे हैं, इसमें 3 से 1 पे ला रहे हैं। जब 3 से 1 पे ला रहे हो तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाने हैं ना, तो यहाँ से लाना है, तो ये वाली को काउंट कर सकते हो यहाँ से सीधे। 5 से किस पे आ जाए, पहले 3 पे आ जाए, और फिर उसके बाद कहाँ से 3 से 1 पे आ जाए, तो तीसरा इसको काउंट कर सकते हो, ये वाले को। नहीं, 3 कर चुके थे, ये 4 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 5। क्लियर है बात? उसके बाद आप इसको कंसीडर कर लो, यहाँ से 2 से 1 पे ले आओ, और फिर उसके बाद अगला ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक का ले लो। इसमें दिखाया है मैंने कोई, ये वाला ट्रांजिशन नहीं दिखाया ना, देख पा रहे हैं? तो कितने बन गए, 5 अभी तक बन गए थे, उसके बाद कितने बन गए, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया, 7। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 से 4, तो ये तो कॉमन हो गई, ये वाली ले चुके हैं। जो कॉमन आएगी, जो ट्रांजिशन कॉमन आएगा वो पिक्चर है। पिक्चर इस तरीके से होता है जैसे कि पहले के जमाने में कैमरे से फोटो खींचती थी ना, तो एक ब्लैक उसका नेगेटिव होता था, है ना। तो जो ट्रांजिशन आप सेम लोगे, जो ट्रांजिशन सेम लोगे उसकी पिक्चर उसी के ऊपर आएगी, तो स्पेक्ट्रोस्कोप पे दिखेगी नहीं। मतलब एक ट्रांजिशन को 2 बार लेकर के 2 लाइन काउंट नहीं करना है, एक ट्रांजिशन को 2 बार लेके 2 लाइन काउंट नहीं करनी है। तो अभी तक अपनी कितनी हो गई, 7 हो गई, है ना। और क्या बना सकते हो, देखो 4 से 3 अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, 4 से 3 तक कोई काउंट नहीं की, तो ये बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी 8, 4 to 3, है ना। अब ये वाली अगर बोलोगे 5 to 4, तो इसको तो हम काउंट कर चुके हैं, तो इसको अगर लोगे तो इसी के साथ बनेगी ये, तो ये दिखेगी नहीं, अलग अलग ये नहीं दिखेगी, एक ही हो। फिर उसके बाद ये वाली 3 से
1 वाली काउंट कर चुके हैं, ये वाली तो हो चुकी है, तो इसको नहीं लोगे, इसको यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं। इस तरीके से करेंगे तो हमें कितनी लाइन मिलनी चाहिए, 10 लाइन मिलनी चाहिए, है ना। इसको ऐसे लिख, अगर डायग्राम से कर पाए तो कर लें, और अगर ऐसे नहीं कर पाए तो हम लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चार ये शुरू वाली बन गई, है ना। फिर उसके बाद क्या, कैसे हमने बनाई, तोड़ तोड़ के बनाई थी ना। फिर उसके बाद 5 से 4 पे ले आए, फिर 4 से कहाँ पे ले आए, 1, ये वाली बना ली। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अगली, 5 से 3 पे ले आए, और फिर 3 से 1 पे ले आए, तो ये वाली नहीं ले सकते क्योंकि 3 से 1 वाली पहले हो चुकी है, तो ये कट जाएगी, ठीक है। फिर और टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो आप, 5 से 4 पे लाओ, फिर 4 से 3 पे लाओ, जो हो चुकी होगी उसको काटते जाएंगे, 3 से 4 से 1 वाली ये भी कट जाएगी, देख पा रहे हो। 4 से 2 भी आएगा, फिर 2 से 1, और कोई बची, 2 से 1 देखो एक बार पहली बार में ही हो चुकी थी, तो 2 से 1 दोबारा में तो काउंट होगी नहीं। 4 से 2 वाली देखो और कोई है, 4 से 2 वाली कोई नहीं है, तो ये ले ली जाएगी। 4 से 1 वाली पहले ही ले चुके हैं पहली लाइन में, जो ट्रांजिशन आप ले चुके हो उसको कंसीडर 2 बार नहीं करना है, जो ट्रांजिशन ले चुके हो उसको 2 बार नहीं करना है। अभी चेक कर लो, कोई 2 बार तो नहीं लिखी है, देखो। कोई रिपीटेड है, 5 to 4, 5 to 3, 4 to 3, 3 to 2, और 4 to 2 भी रिपीटेड नहीं है। कितनी हो गई, एक और बनेगी। और कौन सा छूट रहा है देखो, कौन सा ट्रांजिशन छूट रहा है, 5 to 2 नहीं बनाया कहीं, 5 to 2 बना देंगे, फिर 2 से 1 पे लाएंगे, 1 पे तो अल्टीमेटली लाना ही है, तो 2 से 1 वाली तो कट जाएगी क्योंकि 2 से 1 वाली पहले में ही आ गई है, और 5 to 2 वाली, ठीक है। थोड़ी सी क्या करनी है, मैथ्स करनी है। अल्टीमेटली कहाँ पे लाना है इलेक्ट्रॉन को, 1 पे लाना है। जो सेम वाले हैं वो कट जा रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप पे क्या होंगे, वो वाली लाइन एक ही जगह दिखाई देगी, तो डिफरेंशिएट होके नहीं दिखेगा उसका। अरेंज, कुछ बात समझ में आई। अब जिसने ये वाले ट्रांजिशन बनाए होंगे उसका आंसर क्या है, सही है। अपना चेक कर लो तुम लोग की कॉपी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, फिगर बना के भी काट सकते हैं, फिगर बना लो, फिगर में काट लो, जो सेम हो रहा है उसको काट दो, एक को एक बार ही लेना। गौरांगी क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई। इसको भी लिख लो, जैसे समझ में आए वैसे कर लेना है। ये आपको इसलिए दिखाया गया कि आपको विजुलाइज हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक आया। आंसर निकालने के लिए तो फॉर्मूला है ही अपने पास, n(-1/2), है ना। आंसर तो पता ही चल गया कि 10 है, पर 10 ट्रांजिशन हम कैसे दिखा रहे हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या सारे टाइप के,
ये हाइड्रोजन का ही है, दूसरे के लिए दूसरा फॉर्मूला। हो गया? नोट कर लिया? सीरीज की जो हम लोग बात कर रहे थे, सीरीज में सारी याद हो गई? याद करने के लिए बोला था कि नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। कौन कौन सी थी? कार्तिक बताएंगे। नहीं, शुरू से बोलना, सीरीज से बोलना। गौरांगी बोलेंगे। सही है। हम फ्री में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ऑरेंज। कहाँ गिरेगा? फिफ्थ पे गिरेगा, सिक्स पे गिरेगा? सारांश, पाषाण में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेगा? कॉपी की तरफ देखना नहीं, मुझे ही देखते रहेंगे, कॉपी में नहीं देखेंगे। पाषाण में कहाँ पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन? किस शेल पे? तीसरे पे। 1 2 3। एक क्वेश्चन इसमें आता है आपका सीरीज में, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला बताइए ट्रांजिशन, और उसकी वेवलेंथ निकालिए। कौन सा होगा इसमें ट्रांजिशन, और क्या होगी उसकी वेवलेंथ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और एक क्वेश्चन आता है इसमें सीरीज में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कौन सा ट्रांजिशन होगा? ट्रांजिशन का मतलब होता है किस सेल से किस सेल में जाएगा, और उसका लैम्डा कैलकुलेट, है ना? शॉर्टेस्ट बोल दिया तो लैम्डा मिनिमम लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट बोल दिया तो लैम्डा मैक्सिमम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं, E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला सीखते हैं, इसमें H और C जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिखना चाहें, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना? यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से देखते हैं, डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। डेल्टा E का मतलब होता है डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी। अब ध्यान से देखो, जब डेल्टा E मैक्सिमम होगा तो उस समय लैम्डा होगा मिनिमम, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो ट्रांजिशन जिसमें डेल्टा ई सबसे ज्यादा हो, उसमें लैम्डा जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, शॉर्टेस्ट होगा। और जिसमें डेल्टा ई मिनिमम हो जाएगा, उसमें लैम्डा जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सीरीज का, ये पॉइंट नोट कर लो, फिर एक सीरीज का एग्जाम्पल लेके निकालें। Difference in energy is inversely proportional to lambda.
जहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी ज्यादा होगा वहां पे लैम्डा क्या होगी, छोटी होगी। जहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी कम होगा वहां पे लैम्डा क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन? देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे लाइमन सीरीज के लिए। किसके लिए पूछा गया, लाइमन सीरीज के लिए, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, निकालिए, और लॉन्गेस्ट क्या होगी वो। दोनों के लिए वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो, लाइमन सीरीज में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, शेल नंबर 1 पे आएगा। 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी से भी आ सकता है ना। अगर ध्यान से देखो तो शेल नंबर 1 और शेल नंबर इंफिनिटी, ये जो लाइन, ये जो पूरा गैप दिखा रहा है, ये एनर्जी का डिफरेंस है। शेल नंबर 1 और शेल नंबर इंफिनिटी, इनके बीच में डेल्टा ई जो है, ये ध्यान से देखो अगर, तो ये मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते वैसे वैसे आगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो है एनर्जी इतनी है और यहाँ इनफाइनाइट पे इतनी है। अगर लाइमन सीरीज के लिए हम बोले 5 से 1 के बीच में तो इतना एनर्जी गैप है, 4 से 1 के बीच में तो इतना है, 3 से 1 के बीच में तो इतना है, 2 से 1 के बीच में तो इतना है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, इनफाइनाइट तो सबसे लास्ट वाली है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में होगा, इनफाइनाइट से किस पे आ जाए, 1 पे। यानी कि जब शेल नंबर इनफाइनाइट से आप आते हो शेल नंबर 1 पे, तो उस समय डेल्टा ई क्या मिलता है आपको, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मिलता है। इसका मतलब उस केस में लैम्डा क्या मिलेगी, मिनिमम। लैम्डा क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट। बात समझ आती है, लैम्डा क्या मिल जाएगी, शॉर्टेस्ट मिल जाएगी। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो लाइमन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, केस किसका लिया गया है, हाइड्रोजन का अगर लिया गया है, तो आर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही तो होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या आ जाएगी, क्लियर है पॉइंट सबको, कोई दिक्कत? और सबसे छोटा एनर्जी गैप अगर देखें हम, तो आएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 3 के बीच में इतना बड़ा, 1 2 के बीच में इतना बड़ा, 1 4 के बीच में इतना बड़ा, 1 5 के बीच में इतना, 1 6 के बीच में इतना, आगे बढ़ता जा रहा है एनर्जी गैप। सबसे छोटा एनर्जी गैप कहाँ पे मिल रहा है, उस सीरीज के लिए जहां पे आना है उससे जस्ट अबव वाले में सबसे छोटा एनर्जी गैप। लास्ट किस पे आना है, 1 पे आना है। तो इसमें 2 और 1 के बीच का जो ट्रांजिशन होगा उसमें सबसे छोटा एनर्जी गैप मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम। और अगर यहाँ डेल्टा ई मिनिमम है तो इसके लिए लैम्डा क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। इसका मतलब शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 पे अगर आते हैं लाइमन सीरीज में, तो हमें डेल्टा ई क्या मिलता है, मिनिमम। तो लैम्डा क्या मिलेगा, मैक्सिमम, है ना। अब इसके लिए लैम्डा मैक्स निकालना है तो वही फॉर्मूला लगा दें, हाइड्रोजन के लिए पूछा गया है, तो आर, यही था ना फॉर्मूला,
तो क्या आ जाएगी वैल्यू? इधर 3/4 आ जाएगा ना, तो लैम्डा मैक्स जब करोगे तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो वेवलेंथ जो मैक्सिमम आई लाइमन सीरीज के लिए वो कौन सी आ गई? इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है सबको? यानी अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट लेनी है तो कौन सा ले लो? जो सीरीज है उससे जस्ट ऊपर वाला। जैसे मान लो यही क्वेश्चन बामर के लिए पूछते तो 2 और 3 का ट्रांजिशन हो जाता, 3 से 2 पे ले आओ, है ना। और शॉर्टेस्ट के लिए क्या करेंगे? जिस पे लाना है इनफाइनाइट से ले आओ, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप मिलेगा, तो उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, नोट करिए अगर बात समझ में आ गई है तो। नोट कर लीजिए धनाधन। तो दूसरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अरे नए नए क्लास में होने में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि टीचर की बात समझते समझते समझ आती है। हर टीचर की नहीं, किसी किसी की तो आपको फर्स्ट क्लास में ही आने लगती है, तो ऐसा लगता है घर में ही पढ़ रहे हैं। नहीं, क्यों ऑरेंज? हाँ? जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा टीचर आपके आया जो आपको लगाओ यार फर्स्ट क्लास में ही मक्खन समझ में आ रहा है? मेरा नाम ले सकते थे? मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो अपना फेवरेट थोड़ी पूछा, मैं अपनी फेवरेट, मैंने तो आपका फेवरेट पूछा है ना, तो आप तो अपने हिसाब से बताओ। क्वेश्चन करेंगे इस पे, जल्दी से फॉर्मूला शॉर्मूला नोट करिए, क्वेश्चन किया जाए। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। ये वाली स्लाइड हो गई, हो जाए तो बोल दीजिएगा। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी बोल लिया करो थोड़ा। ऑनलाइन में कौन कौन है? प्रीतिका, अवनी, हो गया? और स्लाइड हो गई? तुम लोग की स्पीड बहुत खराब है। कोई नोट्स यहाँ पे थोड़ी ना बनाए जाते हैं। हो गया? सबसे बड़ी वाली। चलो ये स्लाइड भी नोट कर लो जल्दी से, मैं क्वेश्चन निकालूं आपके लिए। हाँ, नहीं कैलकुलेट करके देखना, नहीं निकलेगा।
नहीं तो इस सीरीज का फिर काउंट नहीं करेंगे ना। हाँ, क्वेश्चन तो किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए पूछेंगे ना, कि लाइमन के लिए पूछ रहे हैं, बामन के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर तो आपको कौन सा कंसीडर करना है कि 1 पे ही आना है, 2 पे ही आना, फिक्स है वो। अगर सीरीज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब फिर देखेंगे, फिर अलग चीज है, फिर अलग चीज है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर एनर्जी गैप छोटा होता है, 1 2 के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, फिर 2 3 के बीच में थोड़ा छोटा, फिर छोटा, एनर्जी गैप कम। पर अगर पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये चीज है। नोट हो गया? पक्का? चलिए, कौन बताएगा सबसे पहले क्वेश्चन? ऐसे करेंगे आप लोग? आर की वैल्यू उसमें रखोगे तो सेंटीमीटर में आएगा ना? किसने बताई थी आर की वैल्यू? अभी हम लोगों ने लिखा था एबव शेल, कोई भी एबव शेल हो, उससे इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है n इज इक्वल टू 1 पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो जो लाइंस मिल रही थी हमको, उनका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? n जो है वो क्या है? एबव शेल, जो भी शेल नंबर था, ये लिखा था ना हमने। दूसरा फॉर्मूला आएगा, किसी भी एबव शेल से, जिसको n2 नाम दे दीजिए, कहाँ पे आ रहा हो इलेक्ट्रॉन? n1 पे आ रहा हो, n1 इज नॉट ग्राउंड स्टेट, n1 ग्राउंड स्टेट नहीं है। ग्राउंड स्टेट तो शेल नंबर 1 होता है, यानी क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 नहीं है। ऊपर के किसी शेल से कहाँ पे आ रहा है? ग्राउंड पे नहीं आ रहा है। ग्राउंड स्टेट के लिए ये फॉर्मूला, ग्राउंड स्टेट के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला है। इसमें लाइंस का फॉर्मूला बनता है n2 माइनस n1 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट में जो n है वो कोई भी एबव शेल है, फर्स्ट में जो n है वो कोई भी एबव शेल है, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? शेल नंबर 1 पे आ रहा है। जब 1 पे आएगा तो ये फॉर्मूला है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2। जब n जिस पे आ रहा है वो ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई और शेल है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? n2 माइनस n1 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। कर लेंगे? पक्का? 4 से 3 पे आ रहा है, कितनी लाइन मिलेंगी जल्दी से बता दीजिए। 4 से 3 पे आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? शेल नंबर 4 से
3 पर आ रहा है, कितनी लाइंस मिलेंगी? सारांश निकालो। इतना सोचना भी नहीं था। 4 से 3 पे आ रहा है तो एक ही ट्रांजिशन बनेगा ना। फॉर्मूला तो लगा दिया, वो तो ठीक है, पर 4 से 3 पे तो एक ही ट्रांजिशन ही बन सकता, और कहाँ बीच में शेल है? सच्ची बात है। और फॉर्मूला लगा दिया आपने तो क्या हुआ? यही था ना? कितना था? कितना बन गया यहाँ पे? है ना? इसका मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा पहले सोच लीजिए। जरूरी नहीं है एकदम फटाफट से फॉर्मूला लगाना चालू कर दिया। 4 से 3 पे क्या था? कुछ सोचना ही नहीं था। 4 से 3 पे एक ही ट्रांजिशन हो सकता है, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, एक ही शेल है। 4 से 3 पे कितने ट्रांजिशन मिलेंगे? एक ही मिलेगा। कुछ सोचने वाली बात नहीं, है ना? तो अच्छा सवाल किया जाए, सीरीज का अच्छा सवाल। 20 का पेपर टफ था, 20 का कोई सवाल करते हैं। अभी के पेपर तो इजी आ रहे हैं। चलो, आज ऑर्बिटल भी शुरू करना है सीरीज का। आज काम तमाम करके क्या करना है? ऑर्बिटल शुरू करना है। वेवलेंथ, क्वेश्चन देखिए, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ Paschen series of hydrogen atom is 720 nanometer. Then wavelength of second line of this series, नैनोमीटर में बतानी है। फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट लाइन के लिए दिया हुआ है, सेकंड लाइन के लिए निकालना है। सीरीज कौन सी है? पाशन। तो पाशन में कहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन? थर्ड पे आएगा, है ना? ऐसे सोच लो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना है? शेल नंबर 3 पे आना है, क्योंकि कौन सी सीरीज है अपनी? पाशन। तो फर्स्ट लाइन कहाँ पे मिलेगी? 4 से 3 पे फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, यानी फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन 4 से 3 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल करेंगे। फिर सेकंड लाइन कहाँ से मिल जाएगी? सेकंड कहाँ से मिल जाएगी? 5 से। इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और इसका वेवलेंथ गिवन है। चलो निकालो, सेकंड लाइन का निकालना है ना। फर्स्ट का दे के सेकंड का पूछा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। सेकंड शेल नंबर कहाँ है?
गौरांगी कर पा रहे हैं? बात समझ में आ रही है? सारांश आया? उसी से तो निकालेंगे तो इजी होगा, नहीं देने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन उसी से तो इजी होगी, 720 यूज करोगे। मैं बताती हूँ आप लोग वो। चलो भाई बताया जाए। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शन सीरीज के लिए कितना दिया हुआ है? 720 दिया है। तो फर्स्ट लाइन के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। पार्शन सीरीज है तो 3 पे आने वाला है, और फर्स्ट लाइन कहां से मिलेगी? 4 पे मिलेगी, है ना? तो कितना दे रखा है? 720 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कर लो जरा, इसको बताओ कितना होगा। 9 और 16 कितना बनेगा? इसको, इस रायते को सॉल्व कर लो। यहाँ से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? या ऐसे ही रख दो, आर की वैल्यू ना निकालो, ऐसे ही छोड़ दो अभी इक्वेशन। अब दूसरी वाली के लिए बनाते हैं। कौन सी लाइन बनानी थी? सेकेंड लाइन की बात करनी थी। तो 1/λ सेकेंड, और आर और ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? 5 से 3 पे लाना है ना? ये वाला ट्रांजिशन है, तो 5 से आ गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे तो लैम्डा सेकेंड ऊपर चला जाएगा, 720 नीचे है ना?
और आर से आर कट जाएगा पूरा वैल्यू, और इधर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा सेकेंड आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये बनता है 1/9, ये बनता है 1/16, ये बनता है 1/9, ये बनता है 1/25। तो 9 और 16 से क्या बनेगा, 16 माइनस 9 कितना आता है 7, तो 7/16 बन गया, ऊपर ऊपर बन गया 7, क्या, हाँ 7/a बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 9, और 25 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 16, है ना। अब सॉल्व कर लो इसको, ये ऊपर चला जाएगा, 16 तो नीचे आएगा ना, 9 से 9 ही कटेगा, और इधर बन गया 7 इंटू 25, और यहाँ पे बन गया 16 इंटू 16, ये है लैम्डा 2/720। तो लैम्डा 2 की वैल्यू निकालिए तो 720 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू देखो, 720 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, देख लेना कोई वैल्यू छूटी तो नहीं है। हाँ सही आंसर है, हाँ तो इंटीजर में लिखेंगे पूरा आंसर, तो इंटीजर में 492 लिखेंगे, 16 से कट कर लो, देख लो कितना आ रहा है, आंसर है 492। आर की वैल्यू अपने को पता है सेंटीमीटर इनवर्स में, उसको रखोगे आंसर निकलेगा सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे, रायता फैलेगा, दो इक्वेशन बना के डिवाइड करोगे तो लैम्डा 1 जिसमें है उसी यूनिट में लैम्डा 2 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आर की वैल्यू रखी नहीं, आर कट कर दिया, है ना, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो चेंज करने के लिए। आंसर क्या आएगा 492। अरेंज कह रहे हैं कि वो पहले 720 की जरूरत क्या है, सेकेंड इक्वेशन में ही आर की वैल्यू वगैरह रख के निकाल लेते हम लोग, कोई जरूरत थी क्या, सेंटीमीटर में आता आंसर, फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करते, आ गया था आपका, निकालो, कैलकुलेशन लंबी होगी, वो पूरा लंबा ले 109677, हाँ निकाल के कर सकते, डिवाइड कर दिया तो यहाँ से उड़ा दिया सीधे सीधे, ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अपने को, उधर सॉल्व कर लो। क्लियर है बात बच्चा पार्टी, चलो कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आया नहीं, इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो गई, एक दो क्वेश्चन भी कर लिया हमने, और अब आपका लगभग लगभग अब जितने आपके एनसीईआरटी में सीरीज के क्वेश्चन दिए होंगे या ट्रांजिशन के क्वेश्चन दिए होंगे, इस सेल से इस सेल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो आपको उसमें चेंज इन एनर्जी निकालना सीखना है,
चेंज इन एनर्जी निकालेंगे बोर मॉडल के फॉर्मूला से, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला मान लो E1 पे एनर्जी 3 से 1 पे आ रहा है, तो E1 की एनर्जी निकाल लो, E3 की एनर्जी निकाल लो और डेल्टा E निकालो, है ना। और फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओ, अगर उसमें लैम्डा निकालना है तो डेल्टा E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा से लैम्डा निकालो। जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ये वाले दे रखे हो आपकी लाइमन बामर ये वाली सीरीज के, वो क्वेश्चंस आपको करके रख लेने हैं। मतलब पूरा चैप्टर तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ऑर्बिटल ये सब आएगा, लेकिन जितने क्वेश्चंस में सीरीज का नाम आएगा वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। कितने एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन होंगे इसके? 30-40 तो होंगे ही होंगे, 70 है ना, हाँ तो 20 क्वेश्चन अराउंड होंगे ही होंगे। चलिए अब नया कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, हम लोगों ने किसकी पढ़ ली, और किसकी पढ़ी थी, बोर की पढ़ ली, है ना। और कुछ पढ़ा, और कोई मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ लिया, है ना। अब एक साइंटिस्ट है सोमरफेल्ड, उन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। क्या इंट्रोड्यूस किया देखो ध्यान से, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि शेल है और शेल में ही इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बताया कि नीचे उसके और भी सब डिवीजन है, और वो जो सब डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सबशेल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सबशेल। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए स्क्रोडिंगर, जिनकी इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बताया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या माना, वेव माना, वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर की स्टडी करके फिर उन्होंने एक मॉडल दिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में तो है ही, उसके अंदर सबशेल है और सबशेल के अंदर एक स्पेस है जिसको उन्होंने बोला ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल नाम दिया, ठीक। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब बोर मॉडल में अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि शेल नंबर 1 है उसमें इलेक्ट्रॉन है, शेल नंबर 2 है उसमें इलेक्ट्रॉन है। सोमरफील्ड आए, उन्होंने बोला शेल के अंदर क्या होता है, अंदर भी सब डिवीजन होता है, सब शेल होते हैं। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, है ना, तो उसमें क्या बोला गया कि ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो इनका नंबर निकालना सीख लेते हैं। अगर मान लो शेल का नंबर है n, शेल नंबर n है तो उसमें सब शेल होंगे, अगर शेल नंबर n है तो उसमें सब शेल होंगे n। मतलब अगर शेल नंबर 3 है तो उसके अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगे, 3 सब शेल्स। अगर शेल नंबर सब शेल n है, शेल n है तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स जो होंगे, ऑर्बिटल्स का जो नंबर होगा वो होगा n स्क्वायर। ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होगा, n स्क्वायर। अगर हमने शेल नंबर 3 लिया था तो सब शेल कितने थे उसमें, 3 थे। ऑर्बिटल्स उसमें कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स होंगे। और इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा इसमें, 2n स्क्वायर। शेल का नंबर अगर n है तो सब शेल का नंबर कितना होगा, n। ऑर्बिटल कितने होंगे उसमें, n स्क्वायर। और उन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 2n स्क्वायर। कुछ नहीं, कोई हेडिंग नहीं, इसीलिए मैंने न्यू कॉन्सेप्ट लिखी।
हाँ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है ये शेल वेल कोई थ्योरी नहीं, पुरानी हो गई। कहाँ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं, है ना? एग्जाम्पल भी लिख लो, बगल बगल में जगह है आपके पास। अगर शेल नंबर 2 है तो सब शेल कितने होंगे? शेल नंबर 2 है तो सब शेल कितने हो जाएंगे? 2। शेल नंबर 2 है तो आपके ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 4। और शेल नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर शेल नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 8। मैक्सिमम 18 होते हैं। थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 भर सकते। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है आप लोगों ने? सीखा था? कौन से रूल से? इसी से सीखा था ना, बोर का बोरबरी रूल है वो। अभी हम लोग दूसरे रूल से सीखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? वहां से क्या लाना है? कुछ लाना है वहां से? फिर कुछ भी? चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे क्या? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 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 के बारे में क्या बोला जाता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी वो 3D स्पेस, 3D स्पेस का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये बैंगल है तो ये क्या है? 2D हो गई, इसको 2D बोल सकते हैं। और अगर आपने बॉल ले ली तो उसको 3D बोल देंगे ना, स्फीयर इज 3D, सर्कल इज 2D, है ना? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी वो 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो डेफिनेशन कुछ दिमाग में बैठी? न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। मान लो कि नोट नहीं करना है कुछ, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने बोला ये एरिया है। किसी न्यूक्लियस है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है ना? किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा उसका न्यूक्लियस। और हमने बोला कि 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 इधर इधर कहीं पे है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो इस एरिया में हो गई ना। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस 3D स्पेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑर्बिटल। तो लिखते हैं पहले डेफिनेशन, फिर कितने टाइप के होंगे। तो अब बातें, अभी तक जो शेल की बात हो रही थी, शेल में 2D की बात करते हैं। यहाँ पे बात कहाँ पे आ गई अब अपनी? 2D से हम कहाँ पे चलने लगे? 3D। इट इज 3D space around nucleus where probability और possibility भी कह सकते हैं, probability और possibility
of finding electron is maximum. न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, उसको बोला इन्होंने क्या, ऑर्बिटल। शेल की बात अभी तक 2D में हो रही थी, अब ऑर्बिटल की बात किस में आ गई, 3D में आ गई। कितने तरीके के ऑर्बिटल हम लोग देख सकते हैं, टाइप कितने तरीके का देखने को मिलता है हमको। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ये 3D स्पेस कितने तरीके का देखा गया, एक को बोला एस, एक को बोला पी, एक को बोला डी, एक को बोला एफ। ठीक है, नोट हो गया। अब एस ऑर्बिटल की बात करते, हेडिंग डाल लो एस ऑर्बिटल। शेप की बेसिस पे पहचानेंगे, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब 2D में तो ये सर्कल ही दिख रहा है, बट एज्यूम करेंगे कैसा है, ये अगर न्यूक्लियस है मान लो, तो इसके चारों तरफ बॉल जैसा कोई स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके बुक में आपका ऐसे डॉट 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 बनाओ। डॉट 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 बोलने का क्या मतलब होता है, ये दिखाया जा रहा है किसको, ये डॉट 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 जो है ये शो करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो एस ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। एस ऑर्बिटल को हम नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, स्फेयर में किसी भी तरफ से कोई भी एक्सिस अगर आप खींच दो किसी भी तरफ से, तो वो क्या बनेगा, इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, इक्वली लगेगा आपको। भाई चाहे आप ये एक्सिस ले रहे हो तो भी ये दो पार्ट इक्वल दिख रहे हैं, ये ले रहे हो तो भी इक्वल दिख रहा है, यहाँ से कोई ले रहे हो जेड एक्सिस तो भी इक्वल सा दिखेगा, है ना, दोनों पार्ट कैसे दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा और किसी में कम है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। देखो ऑर्बिटल जो है वो एक तरीके से एक 3D स्पेस है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस एरिया में दिखेगा। तो एटम में कितने तरीके के इलेक्ट्रॉन क्लाउड या एटम में कितने तरीके का ये शेप दिखाई देता है, कितने तरीके के ऑर्बिटल दिखाई देते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। जिसमें हमने पहले की बात की, एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप में दिखाई देगा, स्फेयर के शेप में दिखेगा, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, एस ऑर्बिटल। ठीक, जहां पे एस ऑर्बिटल आप लिख रहे हैं वहां पे हाफ पेज छोड़ दीजिएगा। हाँ, हाफ पेज छोड़ के फिर पी ऑर्बिटल लिखिए।
हाफ पेज छोड़ के फिर क्या लिखिए, पी ऑर्बिटल। इतना 4-5-6 लाइन छोड़ दीजिए बस। हाँ चलेगा, पी ऑर्बिटल। पी में देखिए कैसा होता है, लीफ लाइक कह सकते हो, या हम लोग बोलते हैं डम्बल शेप। देखा है डमरू, देखा है शंकर भगवान का, ये तो बटरफ्लाई बन गए, डमरू नहीं लग रहा। कुछ ऐसा एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो कि ये डमरू है ना, इस टाइप का। ड्राइंग मेरी खराब है, तो एज्यूम करो कि ये डमरू है, डम्बल शेप है, डम्बल ये बताना चाहिए। कैसा होगा शेप, देखो ध्यान से, ये दोनों लोग बराबर होंगे, हमने बराबर नहीं बनाए, बराबर। तीन बनाने, तीनों तीनों बनाने, बोल तो रही वो नहीं। अगर एक्स एक्सिस के अराउंड पी ऑर्बिटल है तो उसको बोलते हैं पी एक्स। एक्स एक्सिस के अराउंड है तो क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस शेप का किस एक्सिस के अराउंड दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड, तो क्या नाम दे दोगे, पी एक्स। अगर वाई एक्सिस के अराउंड दिखाई दे रहा है तो इस ऑर्बिटल को क्या नाम दे दोगे, पी वाई। और अगर ये किसके अराउंड दिखाई दे रहा है, जेड एक्सिस के अराउंड, तो इस ऑर्बिटल को क्या नाम दोगे, तीनों पी ही हैं, तीन तरीके के दिख रहे हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एस ऑर्बिटल में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। अगर एक्स एक्सिस के अराउंड है पी ऑर्बिटल, इस तरीके का शेप आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दिखता है एक्स के अराउंड, तो उसका नाम क्या हो गया, पी एक्स। अगर वाई एक्सिस के अराउंड, ये एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अगर वाई एक्सिस के अराउंड है तो पी वाई नाम दे देंगे, और जेड के अराउंड होगा तो नाम क्या दे देंगे, पी जेड। क्लियर है बात, बोलो बच्चों। पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों की एनर्जी देखा गया है कि क्या होती है, इक्वल। तीनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल। पी एक्स, पी वाई और पी जेड की एनर्जी तीनों की क्या होती है, इक्वल। क्लियर है बात, बोलो। एक्स एक्स के अराउंड ये क्लाउड दिख रहा है, एक्सिस बना के देंगे, एक्स के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड दिख रहा है तो पी एक्स है, वाई के अराउंड दिख रहा है तो पी वाई है, जेड के अराउंड दिख रहा है तो कौन सा है, पी जेड है। तीन ही टाइप होंगे पी। लिख लिया, ऑनलाइन। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसी के साथ साथ ही कर लेते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ना, ये टाइप नहीं है, ये इसी में साथ में सब हेडिंग कर रहे हैं। टाइप तो अपना एसपीडीएफ है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल, orbitals which have same energy
वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, दैट आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी सेम होगी उनको क्या बोलोगे, डीजेनरेट। जैसे एग्जांपल में अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा डीजेनरेट, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया कि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। ची जनरेट नहीं, डीजेनरेट, ये तीनों एक दूसरे के डीजेनरेट, पी एक्स, पी वाई, पी जेड को क्या बोलेंगे कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का सेट है। देखो ध्यान से, इस डायग्राम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं ध्यान से। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में ये डायग्राम बना हुआ है, एक्स एक्सिस बनी हुई है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल दिया हुआ है, ठीक, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, वो ऑप्शन लगाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस की बात है, वाई पे नहीं है, जेड पे नहीं है। वो एरिया जो यहाँ पे मिड पॉइंट, कट पॉइंट आप बता रहे हो, ये होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते हैं ना, न्यूक्लियस से क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो बीच का एरिया वो क्या दिख शो करेगा आपको, न्यूक्लियस। दस 12 लाइन की एक जगह छोड़ दीजिए, अभी करवाएंगे ना इसमें। और अभी तो आपको क्या बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज वैसे ही बता रहे हैं, अभी इसमें क्या बताएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे स्ट्रक्चर के। तो हमारे पास तो स्लाइड है, तो हम तो स्लाइड में आगे चले जाएंगे या स्लाइड ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट किस पे आ गए हम लोग, डी और डी ऑर्बिटल को लिखिए डबल डंबल, शेप कैसा हो गया, शेप कैसा हो गया, डबल डंबल। पहले इनके नाम देख लीजिए, 5 तरीके के हैं ये, 5 तरीके के हैं। डी एक्स वाई, हाँ डबल लिख दो, पर पॉपुलर है डबल डबल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हमने नहीं निकाला ये नाम, ये इसमें बहुत मैथ्स लगा करके ये नाम बनाए गए हैं। जो साइंटिस्ट है ना स्क्रोडिंजर, उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू ये है, नीचे की तरफ है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। खुश, खुश हो गए, चलिए। ये कितने तरीके के हैं, 5 हो गए। इन पांचों को क्या बोलोगे, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी,
इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हो, डीजेनरेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो एक दूसरे का, डीजेनरेट बोल सकते हैं एनर्जी अगर से। शेप देखे जाए किसका किसका कैसा है, क्या है। शेप तो डबल डम्बल ही है, कैसा है इसका थोड़ा सा अलग होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग आज, मतलब क्लास ठीक लग रही है। तरुश्री बताइए जरा, क्लास सही लग रही है, सही है, कोई समस्या तो नहीं है। हम्म, कैंसिल क्यों हो रहा है भाई, सुंदर लग रहा है डायग्राम, ये क्या हुआ। शेप समझ लो, इसमें जो चीज समझाना चाहते हो वो आज समझ लो, फिर आगे और आगे करेंगे। पर थोड़ा सा आज इसका इंट्रो दे दे, आज अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला पिक्चर डाल चुके हैं ना, नहीं ये वाला। हाँ दिखा देंगे, पहले डी को देख लो। चलो डी ऑर्बिटल पे देखते हैं, देखो ध्यान से। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बड़ा स्पेशल है। डी जेड स्क्वायर का शेप देख लो आप, कैसा दिखाई दे रहा है। डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा दिख रहा है अपने को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ कहाँ पे है, एक तो ऐसे लीफ लाइक, और एक क्या है ऐसे सर्कुलर रिंग टाइप की, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तो ऐसे है और दूसरा कहाँ है, सर्कुलर रिंग। दूसरा ध्यान से देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले के, इनको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं, लोब। इनके लोब अगर देखो तो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे बनाई है इन्होंने एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर, आपको पता है तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे प्लेन में एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और ये ऐसे जेड एक्सिस दिखाई गई है, एक्स वाई और जेड। अगर इस ऑर्बिटल को देखो तो इस ऑर्बिटल के दो लोब एक्स एक्सिस में है ना, और ये दो लोब ब्लू वाले किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स होते हैं वो एक्स एक्सिस और किस में होते हैं, वाई एक्सिस में होते हैं, जेड एक्सिस में नहीं होंगे। इसका मतलब ये इसके जो लोब होंगे वो किस प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में। दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है ना, एक्स वाई से मिलके एक्स वाई बनेगा, फिर वाई जेड से मिलके वाई जेड प्लेन बनेगा, जेड एक्स से मिलके जेड एक्स प्लेन बनेगा। तो इसके लोब किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, एक्स में और वाई में, दो में ही, यानी एक्स वाई प्लेन में इसके लोब। डी जेड स्क्वायर की अपनी अलग कहानी है। डी जेड स्क्वायर में आपका ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अराउंड पहले तो लोब होंगे और फिर उसके अराउंड एक सर्कुलर स्फेरिकल रिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई की कहानी देखो। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। इसके जो लोब होंगे, एक्स वाई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में होंगे। कैसे, देखो ध्यान से, अगर ये एक्स एक्सिस, एक को एक्स और एक को वाई ले रहे हो, इसको एक्स ले रहे हो, इसको वाई ले रहे हो, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा।
कोई ऐसी डायरेक्शन सोचो जो 45 डिग्री पे हो, दोनों के बीच में किस डिग्री पे हो, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इसके लोग, एक्स वाई के बीच में 45 डिग्री पे ये इसके लोग होंगे, डी एक्स वाई के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 45, एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री, वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री पे किसके लोब होंगे, एक्स वाई के। ऐसे ही नाम दिया गया एक्स जेड, इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे एक्स जेड के लोब होंगे। वाई जेड का मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे इसके लोग। बात कुछ समझ में आई, मोटा मोटा याद रखना है। डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस एक स्फेरिकल रिंग याद रखनी है, उसके चारों तरफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स और वाई में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में, ठीक। फिर उसके बाद डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई में जो भी आपके ये नंबर लिखे, जो भी आपके डिजिट्स लिखे हुए हैं, अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उन एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे ऑर्बिटल लाई करेगा। क्लियर है बात? तो ये किस में होगा, एक्स और वाई प्लेन में होगा। ये किस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। ये वाला किस में होगा, y और z के बीच में 45 डिग्री का कोई प्लेन ले लो। ये x और z के बीच में 45 डिग्री पे कोई प्लेन ले लीजिए, और ये x और y के बीच में 45 डिग्री पे कोई प्लेन ले लीजिए, उसे प्रेजेंट। क्लियर है बात? तो डायग्राम शायग्राम तो बनाते रहेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं। जहां पे आपने ये लिखा है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, इसके सामने सामने कौन सा कहाँ प्रेजेंट है। z एक्सिस एक स्फेरिकल, स्फेरिकल ना बोलो, सर्कुलर, सर्कुलर रिंग। ये कहाँ पे था, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ओवरऑल में बोलो तो बोल सकते हो एक्स वाई प्लेन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन। प्लेन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस at 45 degree plane between y and z axis at 45 degree। और ये तीसरा वाला कहाँ पे है, प्लेन बिटवीन z and x axis at 45 डिग्री। ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्बिटल का नाम देके पूछते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इसके अलावा जो जगह है वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वो सभा समाप्त की जाती है। डायग्राम ये वाला पीडीएफ में चला जाएगा, तो आप बनाइएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी होगा। फिर और ऑर्बिटल और डिस्कस करेंगे। एफ का शेप नहीं है, इनके बारे में और मतलब शेप है, कॉम्प्लिकेटेड है तो पढ़ाया नहीं जाता। चलिए आज की क्लास होती है ऑफ, बाय बाय।